लॉ कैसे बनता है ये तो हमने देख लिया, बट हम देखेंगे कि लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लॉ बाय पीयूष कत्याल। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पार्ट 3। तो गाइज आपने अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन कर दिया है, तो प्लीज आप वो वीडियोस को देखें एंड उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। तो गाइज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज एनफोर्सिंग द लॉ के बारे में। तो हमने ये देख लिया कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है, स्टेट असेंबली जो है वो लॉ बनाती है। तो लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है? लॉ को इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, बट लॉ को इम्प्लीमेंट वो डायरेक्टली नहीं करते हैं। उनका एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मिनिस्टर्स को अलग अलग पावर्स दे देती हैं एंड वो मिनिस्टर्स अपनी मिनिस्ट्रीज को रन करते हैं। वो मिनिस्ट्रीज को रन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू। एंड उन डिपार्टमेंट्स में कौन काम करता है? उन डिपार्टमेंट में सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं। तो मुन्ना भैया ने जब बोला था कि पढ़ाई लिखाई करो और आईए वाईए बनो, तो उनका मतलब था कि हाँ इन डिपार्टमेंट्स में जाके काम करो। तो इस हायरार्की को, इस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तो इनकम टैक्स एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनकम टैक्स एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो अपने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करता है लॉ को। एंड यहाँ पे एक्चुअली काम कौन कर रहा है? जो यहाँ पे फुट सोल्जर्स हैं वो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर हमारे जो सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं वो लोग। तो गाइस जो हमारी मेजर मिनिस्ट्रीज हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स रन करते हैं एंड ये लोग बैठते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। तो कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा भी और भी मिनिस्टर्स हैं जो कि आपके हेल्प करते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको बोल दिया जाता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो गाइज ये तो हमने समझ लिया कि लॉ को एनफोर्स कैसे किया जाता है, बट आपके सिलेबस के लिए या फिर आपके प्रोफेशन के लिए कौन से मिनिस्ट्रीज एंड कौन सी बॉडीज हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, जो कि है हमारा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो गाइज इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज को समझने के लिए मैंने बनाई है एक मेमोरी टेक्निक। तो मेमोरी टेक्निक पहले होती क्या है ये समझते हैं। तो मेमोरी टेक्निक एक तरीका है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं कुछ पॉइंटर्स जो आपके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आते हैं। तो इस केस के अंदर जो हमने मेमोरी टेक्निक बनाई है वो है लोकसभा मिनिस्टर्स आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड रिच। तो इसमें देखिए आप एल एस फाइनेंशियली एंड आर आई सी एच को मैंने अंडरलाइन किया है। तो जो पार्ट्स या जो वर्ड्स है, जो कैरेक्टर्स आपके मेन पार्ट है मेमोरी टेक्निक का, उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। और आपको पूरी वीडियो के अंदर एंड आपके पूरे कोर्स के अंदर मेमोरी टेक्निक जो भी मिलेंगी उसको हम इसी तरीके से समझेंगे, इसी तरीके से याद करेंगे। तो गाइस एल से हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में बात की जा रही है। एस से हमारी बात की जा रही है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम सेबी भी बोल देते हैं। उसके बाद है हमारा वर्ड फाइनेंशियली। फाइनेंशियली को हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आता है कि फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई बात हो रही है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कवर किया गया है। उसके बाद आता है आर, जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कवर्ड है। उसके बाद आता है आई, आई के अंदर हमारा कवर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम IBBI भी बोल देते हैं। देन उसके बाद आता है सी से हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड देन लास्ट में आता है हमारा एच से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अगर आप लोकसभा मिनिस्टर्स आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड रिच ये याद कर लेंगे तो आपको ये सातों के सातों आपकी मिनिस्ट्रीज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज याद हो जाएगी। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं चारों मिनिस्ट्रीज जो हमने यहाँ पे देखी, जो कि हैं हमारी लॉ एंड जस्टिस, फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड होम अफेयर्स। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बाकी तीनों रेगुलेटरी अथॉरिटीज अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स एंड हमारे जुडिशरी का स्ट्रक्चर। पहली मिनिस्ट्री जो हम कवर करने वाले हैं हमारी वीडियो के अंदर वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको हिंदी में वित्त मंत्रालय भी बोल दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है एंड ये कंसर्न है हमारी इकोनॉमी से। इकोनॉमी के अंदर जो भी इश्यूज आ रहे हैं या फिर इकोनॉमी की ग्रोथ से रिगार्डिंग जो भी इश्यूज फेस किए जा रहे हैं कंट्री के अंदर, उनको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सिर्फ काम इकोनॉमी को रन करना ही नहीं है, उसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के काम है। बट उससे पहले हम समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ट्रेजरी ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है। क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसके पास हमारे सारे के सारे पैसों का रिकॉर्ड या फिर सारे के सारे जो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसका रिकॉर्ड होता है। तो जहां पे भी पैसों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम ट्रेजरी बोलते हैं एंड इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ट्रेजरी ऑफ इंडिया भी बोल दिया जाता है। इसके काम जो है वो काफी डाइवर्स है, तो इस वजह से उन डाइवर्स कामों को समझने के लिए, उनको याद करने के लिए हमने बनाई है एक मेमोरी टेक्निक। तो जो आपकी मेमोरी टेक्निक है वो है उफ मेरा CTC। CTC इज बेसिकली आपकी कॉस्ट टू कंपनी। जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे होगे वहाँ पे जो कंपनी है उसको जो कॉस्ट पड़ रही होगी उसके अंदर कवर होंगे आपके पैसे जो भी आपको मिलेंगे सैलरी की फॉर्म में, या फिर उसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं जो कि कंपनी वेयर करती है आपके बिहाफ पे, तो वो कवर्ड होते हैं CTC के अंदर। तो जहाँ पे पैसों का हिसाब रखा जाए
वहाँ पे समझ आ रहा है कि फाइनेंस की बात हो रही है, इसलिए हमें याद रह जाएगा कि जो मेमोरी टेक्निक है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिगार्डिंग है। तो यू से हम सबसे पहले कवर करेंगे यूनियन बजट। तो यूनियन बजट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फंक्शन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है बजट को बनाना एंड उसको प्रेजेंट करना। तो यूनियन बजट बेसिकली होता क्या है? यूनियन बजट बेसिकली प्रोजेक्शंस होती हैं कि आपके आने वाले ईयर के अंदर सरकार कितना पैसा कमाएगी, किन किन सोर्सेज से कमाएगी, सरकार जो है अपना एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से करेगी, आपको कितना टैक्स देना है, कौन सी स्लैब पे कितना टैक्स लगने वाला है, कौन सी नई रिबेट मिलने वाली है, या फिर जो पुरानी रिबेट्स हैं या फिर पुराने सरचार्जेस हैं या फिर जो पुरानी आपकी सब्सिडीज थी उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो बेसिकली ये फ्यूचर की प्रोजेक्शंस है एंड वो आपको ईयर स्टार्टिंग से, जो फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है उससे पहले बता देते हैं। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है एफ से फाइनेंशियल लेजिस्लेशन। तो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे फाइनेंशियल लेजिस्लेशन का मतलब है कि जो भी फाइनेंस के रिगार्डिंग जो लेजिस्लेशन हैं उनको बनाने के अंदर हेल्प कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जैसे कि आपने पिछला एग्जांपल देखा था, उसके अंदर हमने देखा था इनकम टैक्स एक्ट, जो कि आपकी इनकम में से जितना आपको टैक्स पे करना है उसके रिगार्डिंग है। तो उसको कवर किसके अंदर किया गया था? उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कवर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फिर से एफ से है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है? वो बॉडीज, वो इंस्टीट्यूशंस जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं फाइनेंसिस के रिगार्डिंग डील करने के अंदर, जैसे कि आपके बैंक्स हो गए या फिर आपके जो भी लोन एजेंसीज होती हैं या फिर आपकी इंश्योरेंस एजेंसीज होती हैं, वो सारे कवर हो रहे हैं इसके अंदर। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी रेगुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका सी से कैपिटल मार्केट्स। तो कैपिटल मार्केट्स बेसिकली वो मार्केट है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, जहां पे आप कंपनीज को पैसा देते हो, जो कि आप करते हो यूजुअली स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। तो जितने भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो वो कैपिटल मार्केट के अंदर ही कवर हो रही हैं, अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी से डील कर रहे हो तो जो कैपिटल मार्केट है वो बेसिकली आपके पैसे को ग्रो करने में हेल्प करता है एंड पैसा जहां पे आ जाए वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ जाती है। इसी वजह से कैपिटल मार्केट्स को भी कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाँ, डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है सेबी के थ्रू। बट सेबी किसके अंडर आती है? सेबी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ये हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी। तो गाइज उसके बाद आपका पॉइंट आता है टी से टैक्सेशन। मैंने बताया यूनियन बजट के अंदर टैक्स के बारे में बताया जाता है, टैक्सेशन के बारे में बताया जाता है एंड जो लास्ट एग्जांपल आपका था इनकम टैक्स एक्ट के रिगार्डिंग, उसके अंदर भी हमने देखा कि टैक्स के रिगार्डिंग एक्सपेक्ट्स कहाँ कवर होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप के टैक्सेस को कवर किया जाता है। देन जो लास्ट पॉइंट है आपका सी से वो है सेंटर एंड स्टेट फाइनेंसेस। जो भी पैसा सरकार कमा रही है टैक्सेस के थ्रू या फिर जो कंपनीज पीएसयूज जो रन कर रही है सरकार उसके थ्रू या फिर किसी भी और मेथड से, वो पैसे को अब एलोकेट करना है। एलोकेट आपने देखा बजट के थ्रू होगा, बट एलोकेशन करने के अंदर आपको डिवीजन करना पड़ता है कि सेंटर के पास कितना पैसा रहेगा एंड हमारे रिस्पेक्टिव स्टेट्स के पास में कितना पैसा अलॉट किया जाएगा। तो इस अलॉटमेंट को, इस डिवीजन को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही कंट्रोल करती है। तो गाइज ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। तो गाइज इसके बाद हम समझेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट को याद करने के लिए भी हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है जिसको हम बोलेंगे सीए नहीं बने तो से RIP टू FEE, से रिप टू फी। रिप मतलब रेस्ट इन पीस, फी मतलब आपको पता ही है कि आप सीए बन के किस चीज के लिए काम कर रहे हो? पैसों के लिए काम कर रहे हो और वो आपको फीस की फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर आप सीए नहीं बने तो आप बाय बाय बोल दीजिए, आप रेस्ट इन पीस बोल दीजिए आपकी फीस को। सबसे पहले आर से हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। जो भी पैसा सरकार के पास आता है उसको मैनेज करने का काम किसका होता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। तो गाइज इसके बाद आई से हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो पब्लिक एसेट्स के अंदर जो पैसा जा रहा है या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, ये सारी इन्वेस्टमेंट भी इस डिपार्टमेंट के थ्रू देखी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। उसके बाद में पी से हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आपकी कवर हो जाती है पीएसयूज। पीएसयूज को मैनेज करने का काम, वहां पे कितना पैसा जाएगा, वहां से कितना पैसा आएगा, वो कौन देखता है? ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिखता है। तो इसके बाद देखेंगे एफ से हम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे कि बैंक हो गए या फिर आपके जो इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या फिर कोई भी XYZ आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट ई से है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है वो एक अम्ब्रेला डिपार्टमेंट है। जो भी कंसर्न आपकी इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं उनसे डील करने के लिए ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है।
तो हाँ, ये डिपार्टमेंट्स ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, इनके काम जो है एक दूसरे से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बट इनका डिवीजन किया गया है इन 6 पार्ट के अंदर। देन उसके बाद आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ई से। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, कितना पैसा कहाँ खर्च होना है, उसके रिगार्डिंग ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो गाइज इसके बाद हम देखेंगे हमारे एक्चुअल फुट सोल्जर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये बताता है कि यहाँ पे 4 मेजर टाइप के जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं वो काम करते हैं, 4 मेजर कैडर के लोग यहाँ पे काम करते हैं। उसके अलावा सेंट्रल इकोनॉमिक सर्विस की भी एक टीम है जो यहाँ पे काम करती है। जो मेमोरी टेक्निक इस केस के अंदर अप्लाई हो रही है वो है टेक अ ब्रेक फ्रॉम द रेस ऑफ बिकमिंग अ सीए। तो आप ब्रेक ले लीजिए एंड इस मेमोरी टेक्निक को याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो RACE एंड सी ये आपके कीवर्ड्स हैं एंड आर से कवर हो रहा है आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। रेवेन्यू हमने फिर से देखा कहाँ पे कवर हो रहा है, रेवेन्यू वहां पे कवर हो रहा है जहां पे पैसे की रिकवरी करनी है या यहाँ पे पैसे आने चाहिए। जैसे आपने टैक्सेशन वाले एग्जांपल के अंदर भी देखा था कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी इनकम टैक्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट ए से है आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के अंदर जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका प्राइमरी काम ये होता है कि उनको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आनी है गवर्नमेंट के अंदर एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी है जो भी आपकी गवर्नमेंट है या फिर जो भी आपके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट सी से जो कवर होता है वो आपका इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। तो सिविल अकाउंट सर्विसेज के जो लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट को संभालने के लिए, गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट के अकाउंट को बनाने के लिए। देन ई से आते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लोग। आपने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एक अम्ब्रेला डिपार्टमेंट था, वैसे ही इस सर्विसेज के लोग अम्ब्रेला सर्विसेज के अंदर आते हैं। जो भी इकोनॉमी से रिगार्डिंग कंसर्न्स है उनको डील करने के अंदर ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर ये लोग काम करते हैं। तो गाइस सी से जो नेक्स्ट पॉइंट कवर्ड है वो आपका आता है सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज के अंदर। तो सी से हम देख रहे हैं इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज। तो इन सर्विसेज के लोग बेसिकली क्या करते हैं, वो बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं आपकी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। तो गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग कर रही है, कितनी कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे पैसा बचाया जा सकता है, कहाँ पे और पैसा लगाने की जरूरत है, जो भी कॉस्ट के रिगार्डिंग एनालिसिस होते हैं या फिर कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है वो काम ये पर्टिकुलर लोग करते हैं। तो गाइस इसी के साथ खत्म होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इसके बाद हम कवर करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है फिर से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है एंड ये मेजर 3 एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग कंसर्न्ड है। क्योंकि पहला है आपका कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर आपका 2013 वाला जो लेटेस्ट एक्ट है वो भी कवर होता है एंड आपका 1956 वाला पुराना एक्ट भी कवर होता है। इसके बाद आपका जो एक्ट कवर होता है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 वाला एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 वाला। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये जो मिनिस्ट्री है वो डील करती है कॉर्पोरेट्स के अंदर। और आपके जो तीनों एक्ट हैं उनके नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा कि ये कॉर्पोरेशंस के रिगार्डिंग ही एक्ट है, जैसे कि कंपनीज, LLPs एंड इनके रिगार्डिंग जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी हो रही है वो। तो गाइज आपको समझ आ रहा होगा कि अगर कॉर्पोरेट से डील करना है तो आपके जो 2 मेजर सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। MC जो है वो रेगुलेटर है इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर का। तो गाइज यहाँ पे लोग काम करते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स हैं, वो कौन से कैडर के अंदर आते हैं, वो आते हैं आपका ICLS, इसको हम बोलते हैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। तो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो किसकी होती है, वो DGCOA, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की होती है। तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ डील कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना, आपको डील करना है आपकी DGCOA की टीम के साथ में। तो एक चीज आपको जो समझनी जरूरी है वो ये है कि यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके हेड है DGCOA, मिनिस्ट्री के जो हेड है वो यहाँ के जो कंसर्न मिनिस्टर है वही है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो ये है कि मिनिस्टर जो है वो मिनिस्ट्री का हेड है और यहाँ पे फुट सोल्जर्स हैं उनके जो हेड है वो है DGCOA। तो गाइस इसके बाद हम कवर करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको हम गृह मंत्रालय भी बोल देते हैं। तो गृह मंत्रालय भी आपका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। गृह मंत्रालय आपके मेजर 2 फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि है आपके इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एंड जो भी आपकी डोमेस्टिकली पॉलिसीज अप्लाई होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। इसको हेड कौन करते हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो जो डिपार्टमेंट्स आपके कवर हो रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, उनको कवर करने के रिगार्डिंग एक जो आपकी इंटरेस्टिंग मेमोरी टेक्निक है वो है बॉर्डर पर जोशी का अफेयर। तो जितने भी जोशीज हैं जो वीडियोस देख रहे हैं तो मैं उनसे पहले ही माफी चाहूंगा। तो ये जो मेमोरी टेक्निक है वो आपको टारगेट करने के रिगार्डिंग नहीं बनी है, ये सिर्फ एक फन टेक्निक है जिसके थ्रू आप सब बच्चे याद कर सकते हैं सारे के सारे पॉइंटर्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कवर हो रहे हैं।
सबसे पहले आता है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर पे आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। तो बॉर्डर मैनेजमेंट बेसिकली आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जो बॉर्डर्स के ऊपर एक्टिविटी हो रही है या फिर जो बॉर्डर्स के रिगार्डिंग जो भी मैनेजमेंट का काम है वो किसका है, वो इन लोगों का है। तो बॉर्डर्स वो एक्सपेक्ट है जहां पे अगर आपने रिस्पॉन्सिबली काम नहीं किया तो वहां से इंसर्जेंसीज हो सकती हैं एंड उसकी वजह से आपकी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी है वो हिंडर हो सकती है। तो गाइस ये से आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है वो बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो कि डील करता है सिर्फ इन्हीं एरियाज के अंदर। यहाँ से जो भी आपके इंटरनल सिक्योरिटीज के इश्यूज आते हैं उसके साथ डील कौन करता है, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करता है। तो गाइज इसके बाद वो से आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर जो भी इश्यूज आते हैं उसके अंदर डील करने के लिए ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर जो डिपार्टमेंट आ रहे हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले आता है आपका सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो के अंदर बेसिकली काम क्या होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई कम्युनिकेशन किया, मान लीजिए कोई लॉ पास कर दिया, तो लॉ पास किया होगा तो जनरली हिंदी और इंग्लिश के अंदर लॉ पास कर दिया जाता है। बट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है एंड उस वजह से जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज इंडिया के अंदर बोली जाती है उनके अंदर भी ये कम्युनिकेशन कवर होना चाहिए, ये लॉ कवर होना चाहिए, वरना वो लोग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं बोलते हैं वो इस लॉ को पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसी इशू को सॉल्व करने के लिए ये पर्टिकुलर सब डिपार्टमेंट बनाया गया है। और ये जो सब डिपार्टमेंट है वो आपकी जो शेड्यूल 8 के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका शेड्यूल 8 दिया गया है जिसके अंदर आपकी 22 लैंग्वेजेस आती है, इन 22 लैंग्वेजेस के साथ डील करता है एंड सारे के सारे कम्युनिकेशंस को जहां पे भी रिक्वायर्ड होता है वहां पे ट्रांसलेट करता है और उनको कम्युनिकेट करता है उन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर। उसके बाद जो आपका सेकंड डिपार्टमेंट है वो है सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि हिंदी जो है उसके रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है या फिर आपके ऑफिशियली उसको यूज किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग ये डिपार्टमेंट जो है वो कंसर्न्ड है। तो इस डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप समझिए कि इंडिया के अंदर हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो इंडिया के अंदर अगर सब लोग हिंदी बोल रहे हैं तो बाकी लोगों को हिंदी सिखाना थोड़ा सा ईजियर पड़ेगा, इंस्टेड की जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको कोई और लैंग्वेज सिखाना। तो इंडिया के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, इसलिए इंडिया के अंदर लोगों को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर सिखानी जो इजी पड़ेगी सरकार को वो होगी हिंदी, इसलिए थोड़ा सा प्रमोट सरकार हिंदी को करती है इस पर्टिकुलर सब डिपार्टमेंट के थ्रू। तो गाइस जो लास्ट सब डिपार्टमेंट है आपके डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर वो है डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये सेंसस कंडक्ट करने के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली ये काम करता है डेटा गैदरिंग का, कि कितने लोग हैं इंडिया के अंदर, कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, कितने लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कौन से रीजन में कौन सी लैंग्वेज पॉपुलर है। तो ये सब चीजें कौन कवर करता है, ये सब चीजें कवर करता है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। इसके बाद आपका जो मेजर डिपार्टमेंट है एस से वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के लोग काम क्या करते हैं, वो बेसिकली इश्यूज रिजॉल्व करते हैं जो कि इंडिया के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में जो इश्यूज होते हैं उनको। तो अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई इशू आ जाता है तो उनको रिजॉल्व करने का काम किसका होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स का काम होता है। तो नेक्स्ट जो आपका डिपार्टमेंट है वो एच से है डिपार्टमेंट ऑफ होम। तो जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं जो भी इश्यूज वो कवर नहीं कर पा रहे हैं ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो सारे इश्यूज को कवर करेगा, क्योंकि ये भी क्या है एक अम्ब्रेला डिपार्टमेंट। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद में एक्स्ट्रा इश्यूज बच जाते हैं या फिर जो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स से रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हैं उनको कौन सॉल्व करता है, डिपार्टमेंट ऑफ होम करता है। तो लास्ट जो आपका डिपार्टमेंट है आई से वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि इंटरनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली मेंटेन करने के लिए ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। जो भी इंडिया के अंदर अगर राइट्स हो रहे हैं या फिर इंडिया के अंदर बॉम्बिंग हो रही है या फिर कोई भी थ्रेट इंडिया को मिल रहा है तो उसके रिगार्डिंग ये डिपार्टमेंट जो है वो डील करने के लिए कंसर्न्ड है। ये सारे के सारे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने का काम किसका है, आपके डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी का। तो गाइज इसके बाद हम कवर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फॉल करती है एंड इसके अंदर 3 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। जो 3 मेजर डिपार्टमेंट हैं उनके काम को समझते हैं कि क्या काम करते हैं। सबसे पहले आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। तो जितने भी लीगल अफेयर्स देश के अंदर चल रहे हैं
उनको ये मॉनिटर करते हैं एंड ये मिनिस्ट्रीज को एडवाइस करते हैं कि आपको इन पर्टिकुलर इश्यूज के रिगार्डिंग लॉ बनाना चाहिए या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि ये इश्यूज इंडिया के अंदर काफी बढ़ रही हैं। देन उसके बाद में जो सेकंड डिपार्टमेंट है वो है आपका लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ये प्राइमरीली कंसर्न है आपके लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज के लिए, जिसके अंदर आते हैं आपकी ड्राफ्टिंग। तो लॉ को ड्राफ्ट करने के लिए जो लोग कंसर्न है डायरेक्टली कौन है, ये लोग है। तो मिनिस्ट्रीज को आप जब सजेस्ट कर रहे हो लॉ रिटन फॉर्म के अंदर, तो आपको ड्राफ्ट बना के देना पड़ेगा और उन ड्राफ्ट को ही आगे प्रपोज करके लॉ बनाया जाता है। तो बेसिकली आपकी एग्जीक्यूटिव भी असिस्ट कर रही है किसके अंदर, लॉ बनाने के अंदर, और इसके लिए सबसे पहले कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो लास्ट डिपार्टमेंट जो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर, वो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बेसिकली जजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो काम है आपकी जुडिशरी का, जो कि हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बेसिकली ये हेल्प करता है जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के अंदर। जो भी जुडिशरी को असिस्टेंस चाहिए, जो भी जुडिशरी को हेल्प चाहिए, या फिर लीगल एड प्रोवाइड करनी है, या फिर ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं जिसकी वजह से जो आपकी जुडिशरी की फंक्शनिंग है वो और स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये डिपार्टमेंट वहां काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो एक मेजर एक्सपेक्ट कवर करती है आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। तो अगर आपके देश के अंदर कुछ लीगल इश्यूज हैं एंड उनको पहुंचाना है अपनी मिनिस्ट्रीज के पास में, जिनके ऊपर लॉ फर्दर बनाया जा सकता है, तो वो डिपार्टमेंट कौन है जो कंसर्न्ड है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। देन उसके बाद में अगर इन लॉज के ऊपर आपको अगर पर्टिकुलरली ड्राफ्टिंग करनी है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। देन इसके बाद में अगर आपको जस्टिस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करनी है, कि जो भी लॉ है उसको इंप्लीमेंट करने के बाद में अगर कुछ केसेस हुए एंड उस केसेस के अंदर कुछ जजमेंट्स आए हैं और उन जजमेंट्स के रिगार्डिंग अगर उसको एडमिनिस्टर करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो गाइस अगर आपको अभी भी डिपार्टमेंट्स याद नहीं हुए हैं तो आप मेमोरी टेक्निक याद कीजिए। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग जो मेमोरी टेक्निक थी वो थी रिप फी। तो रिप फी के अंदर देखिए आप डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स कवर नहीं हो रहा होगा, इसीलिए इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। तो ऐसे ही अगर आपको कुछ चीजें याद रखनी है तो उसके लिए मेमोरी टेक्निक आपकी हेल्प करेगी। एंड मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि जो भी मेमोरी टेक्निक मैंने करवाई है वो आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक्स के साथ में लिखिए एंड रिवीजन के टाइम पे उनको याद कीजिए, सो दैट कि आप एग्जाम में कभी भी ये पॉइंटर्स नहीं भूल के आएंगे। गाइस इसके बाद देखेंगे हम आज का गाइडिंग नोट। तो आज के गाइडिंग नोट में मैं आपको बताऊंगा हैंड रिटन नोट्स की इंपॉर्टेंस। अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहे थे तो प्लीज बनाना शुरू कर दीजिए, एंड अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे थे तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट इस हैबिट को आपको कंटिन्यू करना है आपकी प्रिपरेशन के एंडिंग तक। तो गाइस अगर हैंड रिटन नोट्स आपको नहीं बनाने आते हैं तो आप बेसिकली क्या कीजिए, आप अपने पैराग्राफ के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को लीजिए एंड उनको शॉर्ट के अंदर लिख दीजिए, जिसकी वजह से आपको पूरे पैराग्राफ की या फिर पूरे टॉपिक की समरी जो है वो उन नोट से समझ आ जाए। ठीक है, आपको बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको टॉपिक्स को समराइज ही करना है, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, सो दैट कि आपके रिवीजन में हेल्प मिले। रिवीजन में हेल्प क्यों मिलेगी इससे, क्योंकि आप एंड में पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़ पाओगे। अगर मान लीजिए आपका 3 दिन 4 दिन बाद एग्जाम है तो आपके पूरी किताब फिर से पढ़ने बैठोगे, पूरी किताब पढ़ने बैठोगे तो फिर आप क्वेश्चंस कब सॉल्व करोगे, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपके रिवीजन के टाइम पे आपका बहुत टाइम बचाएंगे आपके हैंड रिटन नोट्स। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको आपके टॉपिक्स याद करने के अंदर भी हेल्प करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप कोई चीज लिख लेते हो ना तो आपकी मेमोरी के अंदर वो छप जाएगी। अगर नहीं भी छपेगी तो वो हमेशा आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी, सिर्फ आप रीड करोगे या फिर कोई वीडियो देखोगे या फिर कहीं से कोई टॉपिक सुनोगे उससे। तो क्यों, क्योंकि अगर आपने एक बार नोट्स लिख लिए हैं तो आपने शायद बुक से भी गो थ्रू कर लिया होगा, आपने शायद कुछ वीडियोस भी देख ली होंगी एंड उसके बाद उसको आपने अपनी लैंग्वेज में लिख भी लिया होगा। तो हमेशा हैंड रिटन नोट्स आपकी हेल्प करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के अंदर, एंड इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हैंड रिटन नोट्स को बनाते रहिए। तो गाइज इसके साथ खत्म करते हैं हम आज की वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि है आपके पार्ट 4 ऑफ IRF, उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं RBI, सेबी एंड IBPI, जो तीनों आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। एंड इसके अलावा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि जुडिशरी क्या होती है एंड कौन से मेजर कोर्ट्स हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, एंड इसके अलावा प्लीज शेयर करिए इस चैनल को उन लोगों के साथ में जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं CA फाउंडेशन के लिए। एंड गाइज इसके अलावा जो नीचे बेल आइकन है प्लीज उस पर क्लिक कर दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी नेक्स्ट वीडियोस का भी, सो दैट यू वोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स जो कि आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एसेंशियल है।
एंड गाइस, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज वो भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। वहां पे मैं आपको रेगुलर पीपीटीज एंड रेगुलर क्वेश्चंस भेजता रहूंगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर बहुत हेल्प करेंगे। एंड प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, जो कि है लॉ बाय पीयूष कत्याल। थैंक यू सो मच गाइस।